आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन का एपिसोड 2। हमने फर्स्ट पार्ट में जो जो देखा था एक बार उसकी पे थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था दो टाइप के रिएक्शन अभी तक हमने पढ़े थे, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। अभी तक हमने ये दो रिएक्शन पढ़े थे। कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन होकर 1 प्रोडक्ट बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन में हमने पढ़ा था एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट देता है। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, और उससे आगे भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज़ चैप्टर 3 में जाके पढ़ोगे, मेटल एंड नॉन मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज, लेकिन आपको चैप्टर फर्स्ट में भी थोड़ा बहुत यूज़ रिएक्टिविटी सीरीज का है। तो उसके लिए मैं आपको भी एक चीज़ बता देता हूँ, Zn FeCu। Zn होता है जिंक, Fe होता है आयरन, और Cu आपका होता है कॉपर। आप ये चीज़ याद रख लो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक, उसके बाद होता है आयरन, और उसके बाद होता है कॉपर। फर्स्ट चैप्टर के लिए आप ये 3 याद रख लो। उसके बाद आप चैप्टर 3 में इसके पूरी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं, Zn प्लस CuSO4। अभी हमने क्या पढ़ा है कि जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो हमने इसके डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि रिएक्शन जिसमें रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो यहाँ पे हमने देखा है Cu के साथ SO4 लगा हुआ है, और जबकि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अब ये SO4 जिंक के साथ आ जाएगा, क्योंकि वो जो है उससे रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमारा ये रिएक्शन हो गया Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये इसका एग्जाम्पल। अब इसके आगे आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको नाम से पता चल रहा होगा, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा है एक एलिमेंट जो है डिस्प्लेस हो जाता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। मतलब कि दो एलिमेंट रिएक्टेंट के और 2 एलिमेंट प्रोडक्ट के डिस्प्लेस हो जाएंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल है Na2SO4। अभी बताते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2। Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या देगा आपको? आपको देगा ये BaSO4 प्लस NaCl, ये आपको देगा। और एक बात बच्चों आप याद रखना कि जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना, जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑल्सो नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। हमेशा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एग्जांपल होगा वो प्रिसिपिटेशन का भी होगा, और जो आपका आखिरी में सॉल्ट बचेगा इसे हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। NaCl आपका सॉल्ट है जिसे हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और प्रिसिपिटेट क्या होता है इसे हम अभी पढ़ेंगे। अब आता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच हीट एंड लाइट इज लिबरेटेड।
आपको मैं एक चीज बताता हूँ। एक्सो और एंडो। एक्सो से आपको फीलिंग आ रही होगी, एक्सो बाहर निकलने की, तो एक्सो मतलब लिबरेटेड, हीट जो है लिबरेटेड होगी मतलब बाहर निकलेगी। और एंडो मतलब होता है डालना, उसमें हीट जो है हमें डालनी पड़ेगी। तो यही कहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट एंड लाइट इज लिबरेटेड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट एंड लाइट लिबरेट होगी उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं आपका रेस्पायरेशन, इसका एग्जाम्पल होता है। हम C6H12O6 हम लेते हैं ग्लूकोस, जो कि आप चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लस फिर हम सांस लेते हैं O2, ये क्या देता है, ये आपको देता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, आपकी हीट हो गई जो लिबरेट हुई है, जो मतलब बाहर हुई है, जो हमारे बॉडी को काम करेगी, जो हमारे बॉडी को काम करने के लिए हेल्प करेगी। तो आपका एग्जाम्पल क्या होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, रेस्पायरेशन। ये रही एनर्जी जो आपकी लिख ली, ये आपका एग्जाम, ये इक्वेशन है रेस्पायरेशन की। आप एग्जाम में अगर रेस्पायरेशन भी लिख के आओगे तो आपको जब भी नंबर मिल जाएंगे। अब होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब हमने अभी पढ़ा था कि जिसमें हीट देनी पड़े। द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन टू रिएक्टेंट फॉर रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे फोटोसिंथेसिस या बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, जिसमें हमें जो है हीट देनी पड़ती है रिएक्टेंट को रिएक्शन करने के लिए। इसका मैं आपको एग्जांपल लिख के बताता हूँ। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट CO2 लेता है, H2O लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यह मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में बताया था कि आप एरो के ऊपर लिख सकते हैं सनलाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। आपको क्या देता है CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, वो आपको देता है C6H12O6 जो आप खाते हो, प्लस O2 ऑक्सीजन देता है, और C6H12O6 आपको खाना देता है जो आप खाते हो। और CO2 वो कहाँ से लेता है, स्ट्रोमेटा से लेता है। H2O रूट से लेता है। सनलाइट भी वो स्ट्रोमेटा से ले लेता है। और क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है आपका लीफ में। अब आता है व्हाट इज प्रेसिपिटेट एंड व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपको सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही प्रेसिपिटेट रिएक्शन होते हैं, उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। और प्रेसिपिटेट होता क्या है, प्रेसिपिटेट होता है आपका इनसोल्यूबल सॉलिड जो कि पानी में नहीं घुल सकता, वो होता है हमारा प्रेसिपिटेट, जो कि फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन के बाद। और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है, अनसोल्यूबल सॉलिड होता है जो पानी में मिक्स नहीं होता। वो या तो नीचे बैठ जाएगा, आपका रिएक्शन आप जिस भी चीज़ में करेंगे उसके नीचे आके बैठ जाएगा, या फिर वो बाहर निकल जाएगा उस कंटेनर के जिसमें भी आपने रिएक्शन किया है, वो होता है हमारा प्रेसिपिटेट। और
ये प्रेसिपिटेट होता है। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट होता है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल वही वाला है जो मैंने आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लिया था, Na2SO4 प्लस BaCl2 gives BaSO4 प्लस NaCl। ये आपका होगा ये रिएक्शन। अब हम आते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आ गया होगा। अब आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का होता है। ऑक्सीडेशन से शब्द से ही आपका पता चल रहा होगा कि ऑक्सीडाइज हो रही है कोई चीज़, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिल रही है। तो ये क्या होता है? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है। ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे आपको एग्जांपल लेते हैं ZnO प्लस सी। आपका एग्जांपल हो गया ZnO प्लस सी गिव्स Zn प्लस CO। इसमें जो है आपका ऑक्सीजन ZnO के पास था, लेकिन इसमें से जो है वो रिमूव हो गया और वो CO के पास आ गया। तो इसमें जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है कि कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो गई है। ठीक है। अब इसमें Zn जो है वो रिड्यूस हो चुका है। रिड्यूस अभी आपको रिडक्शन रिएक्शन पढ़ने के बाद समझ में आएगा। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिड्यूस, जिसमें ऑक्सीजन रिड्यूस होती है या फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल है CuO प्लस H2 गिव्स, एग्जाम्पल है CuO प्लस H2 gives Cu प्लस HO2। अब आपका क्या हुआ यहाँ पे? सॉरी, ये H2O आएगा। हाँ, अब यहाँ पे पहले ऑक्सीजन आपकी कॉपर के पास थी, लेकिन अब वो चली गई H2 के पास। तो H2 ऑक्सीडाइज हो गया और Cu रिड्यूस हो गया, मतलब उसमें हाइड्रोजन ऐड हो गई और H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो आपका एक पेपर में क्वेश्चन आता भी है कि आपको कोई एक रिएक्शन दे दिया जाएगा, उसमें कहेगा रिड्यूस कौन हुआ है और ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, वो आपको लिखना है। जैसे मैं एक आप एग्जांपल लेके बता देता हूँ। ZnO प्लस सी गिव्स Zn प्लस CO। आपके पेपर में आएगा रिड्यूस कौन हुआ है। रिड्यूस मतलब जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो गई हो या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो गई हो। तो रिड्यूस यहाँ पे Zn हुआ है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन थी लेकिन रिएक्शन में नहीं है, तो यहाँ पे रिड्यूस आपका Zn हो गया। जिंक और ऑक्सीडाइज आपका हो गया C, क्योंकि C के साथ आप ऑक्सीजन जुड़ गई है रिएक्शन में। तो ये आपका पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है। ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दोनों चीज़ उसमें होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल दोनों हो सकते हैं। जो मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए था वो भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जो मैंने रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया था वो भी आपका इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल CuO प्लस सी गिव्स Cu प्लस CO।
आपका एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, और एक एग्जाम्पल आपका हो सकता है ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। एक एग्जाम्पल आपका ये हो सकता है। अब इसके बाद आता है करोजन क्या होता है। करोजन आपने देखा होगा, जैसे लोहा रखा रहता है तो उसमें जंग लग जाता है, ठीक है। आपने बहुत सारी चीज़ ऐसे देखे होंगे, मेटल्स जो बाहर रखे रहते हैं तो वो उनका कलर चेंज हो जाता है या फिर उन पर रस्टिंग हो जाती है। बहुत लोग करोजन को रस्टिंग समझते हैं, लेकिन करोजन जो है वो रस्टिंग नहीं होता। जब भी कोई मेटल करोड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर या फिर ऑक्सीजन से वो मेटल करोड हो जाता है, मतलब अपना रंग बदल लेता है या फिर कोई किसी चीज़ की परत उस पर चढ़ जाती है, तो उसे ही हम करोजन कहते हैं, ठीक है। या तो आप ये सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो, व्हेन मेटल गेट करोड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड करोजन। या फिर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेट अगर 2 नंबर का आता तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो, करोजन कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस थ्रू विच रिफाइंड मेटल आर कन्वर्टेड इनटू मोर स्टेबल कंपाउंड सच एज मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आप जो करोजन को ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप नीचे वाली डेफिनेशन ही लिखें और इसका एग्जाम्पल आपके पास रस्टिंग हो गया, ठीक है। अब करोजन हो तो जाती है, लेकिन इससे बचे कैसे? तो बचने के 3 तरीके हैं, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन हम अभी 3 पढ़ेंगे। अप्लाई ग्रीस, या तो आप उस मेटल पे ग्रीस लगा, तो आप ग्रीस लगा के भी करोजन से बच सकते हैं। इसके बाद हम अगर उस पे मेटल पे हम पेंट कर देते हैं तो हम करोजन से बच सकते हैं, मतलब हम उस पर पेंट कर देते हैं है। उसके बाद थर्ड आपका है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। गैल्वेनाइजेशन कुछ नहीं होता, ना ही इसकी कोई डेफिनेशन आती है आपके पेपर में लिखने के लिए। एक सिंपल सी चीज़ है, जिंक की परत चढ़ा देते हैं हम किसी भी मेटल पे, आयरन, स्टील या किसी पे भी जिंक की कोटिंग कर देते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर लगा देते हैं, उसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट आपका टॉपिक है इस चैप्टर का, रेंसिडिटी। इसके बाद पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग के बारे में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आए हैं इसके वो डिस्कस कर लेंगे एक बार पार्ट 3 में। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी जब ऑयल एंड फैट जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी चीज़ को बाहर रख देते हो तो उसमें से कुछ अलग स्मेल आने लग जाती है, या फिर उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, या फिर कह देते हैं कि सड़ जाता है खाना, तो उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। आपको डेफिनेशन नहीं आएगी, अगर आ भी गई तो आप साफ लिख सकते हैं, when oil and fat of a food get oxidized is called rancidity। अब हम रेंसिडिटी से कैसे बच सकते हैं? या तो आप उसे एंटीऑक्सीडेंट ही डाल दो, ठीक है, एयर भर दो उस डब्बे में जिसमें भी खाना रखा है, नाइट्रोजन ऐड कर दो। जो आपके पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अब नाइट्रोजन गैस जो होती है वो चिप्स में क्यों बढ़ जाती है, चिप्स के तो पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, तो सिंपल है, बिकॉज रेंसिडिटी से बचने के लिए हम उसमें नाइट्रोजन गैस को ऐड करते हैं। या फिर आप उसे स्टोर कर दो रेफ्रिजरेटर में, या फिर आप उसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दो, ठीक है। आपके ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम पार्ट 3 में मैंने आपको बता दिया हम क्या क्या पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन भी होंगे उसमें, वो आपको करने होंगे।
और बैलेंसिंग हम अच्छे से वहाँ पे सीख लेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।